तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के आया हूँ। हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली है। और ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है, ये आपके रेलवे से रिलेटेड, अगर आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ की तैयारी करें, या एसएससी से रिलेटेड जीडी, सीजीएल, सीएसएल, सीपीयू, एमटीएस की तैयारी, या किसी और भी अदर एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। और खासकर जो रेलवे के बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाली है, क्योंकि उन्हीं के एग्जाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चन इसमें हम लोग करने वाले हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछता है, तो हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। यहाँ पे शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का संबंध जैसे खोज से है वैसे टेलीफोन का संबंध यहाँ पर किससे होगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आप कहेंगे न्यूटन ने की थी। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसके ऊपर सेब का फल गिरा और उसने सोचा कि क्यों नीचे गिरा, क्यों ना ऊपर गिरा। इसी सब में जो है ये बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई। अभी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की क्या हुई है, खोज हुई है। तो ये गुरुत्वाकर्षण की क्या हुई है, खोज हुई है। बहुत सारी चीज़ें, गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग नहीं हुआ, निर्माण नहीं हुआ, आविष्कार नहीं हुआ, अन्वेषण नहीं हुआ, बल्कि इसकी खोज हुई। वैसे ही इसी तरीके से सेम जैसे इसमें इन दोनों में जैसे संबंध रहेगा, सेम हमें देखना है कि टेलीफोन में किस तरीके का संबंध, यानी टेलीफोन का क्या हुआ है। टेलीफोन का आपका बताना है कि खोज हुई है, प्रयोग किया हुआ, अन्वेषण हुआ, निर्माण हुआ या आविष्कार हुआ। तो आप कहेंगे कि टेलीफोन का आविष्कार हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता रहेगा दोस्तों, उस का आंसर कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों के समान पैटर्न का पालन करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का पालन करते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे नंबर 1 है ये और नंबर 2 है, इन दोनों में कोई एक लॉजिक लगी हुई है जिस संबंध से, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे AZ है, CX है, GT है, तो इनमें कोई संबंध जरूर है जो एक दूसरे से जुड़े हुए। सेम संबंध इसमें भी वही है। तो और इन्हीं दोनों में जो भी लॉजिक लगी हुई है वही हमें ढूंढना है, और वैसा ही इसमें कोई सेट हमें ढूंढ करके ऑप्शन में ढूंढ करके टिक लगा देना, बस यही काम करना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उन दोनों में किस तरीके का रिलेशन, किस तरीके का संबंध है। तो पहले हम उठाएंगे इस वाले को, ठीक है। AZ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AZ, CX और GT। इनमें नंबरिंग कर दीजिए। जैसे A का पहला होता है, Z का 26 होता है, C का तीसरा होता है, X का 24 होता है, G का आपका 7वां होता है, T का 20 होता है। एक तो तरीका ये है कि ये अपोजिट क्रम है। देखिए सबसे पहले हमें देखना ये रहता है कि उल्टे क्रम के हैं कि सीधे क्रम के। सबसे पहला आपको काम ये करना है, दूसरा काम उसके बाद करना है। लेकिन अगर मैं उल्टे क्रम वाला देख लेता हूँ, चलो ठीक है, जैसे A का उल्टा Z होता है, C का X होता है, G का T होता है। दूसरे में भी देखिए XC दिया हुआ, ZA दिया हुआ, DW दिया हुआ। लेकिन अगर मैं ऑप्शन में देखूँ तो ऑप्शन में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि उल्टे क्रम मुझको दिख रहे हैं। जैसे MN यहाँ पर दिख रहा है, DW यहाँ पर दिख रहा है। मामला ऐसे नहीं होगा। मामला क्या होगा, इससे नहीं होगा, मामला कुछ और ही होगा। देख लेते हैं क्या मामला है। अगर मैं इसमें देखिए, अगर मैं इस तरीके से देखूं, जैसे A का C से संबंध, G का संबंध, इनमें तो A से 3 बन रहा है +2 हो रहा है, C से 7 बन रहा है +4 हो रहा है, यानी पहले में 2 प्लस, दूसरे में 4 प्लस। अगर यही क्रम इसमें देखूं तो Z 26 था और 24 हो गया, यानी कि -2 हो गया। और इसमें मैं देखूं तो 20 हो गया, यानी -4 हो गया। अब इसी तरीके से चलिए इसमें भी देख लेता हूँ, XC ZA DW में, ठीक है। तो यहाँ पर X से Z बना हुआ है, 24 से क्या हो रहा है, 26 हो रहा है, +2 हो रहा है। और Z से 26 से, और D यहाँ पर 4 बन रहा है, तो 26 में जब प्लस किया जाता है, देखिए 26 लास्ट अल्फ़ाबेट की संख्या 26 होती है, उससे ज़्यादा जब प्लस किया जाएगा तो फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो Z में जब हम +4 करेंगे तो दोस्तों W पे हम पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, इसमें भी +2 +4 है। इसमें क्या है, C था, 3 था, A हो गया, यानी कि -2 है, ठीक है। 3 में से -2 करेंगे तो 1 आएगा। और उसके बाद क्या है, -4 हमें करना है, क्योंकि पहले में -4 हुआ था, इसमें भी सेम वही काम करना है। तो A में -4 करेंगे तो दोस्तों हम W पे पहुंच जाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? अगर -4 करते हैं तो आप कहेंगे कि -3 पे पहुंच जाएंगे। -3 का मतलब 26 में से हम इसको घटा देंगे, यानी आ जाएगा 23। 23वें पोजीशन पे W होता है, बिल्कुल बात सही है। तो सेम प्रक्रिया, यानी +2 +4, -2 -4, यही क्रम हमें ढूंढ लेना है। तो हम देखिए यहाँ पर पहले में जैसे P से R बन रहा है, यहाँ पे P 16 पे था, R 18 पे, +2 हुआ। उसके बाद R 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22 होगा। W 23 पे, ये फेल हो गया। पहले से हम चेक कर लेंगे। T आपका 20 है, V 22 है, ठीक है। 22 के बाद 4 26 है, बिल्कुल सही है, ये तो सही निकला। उसके बाद H आपका 8 है, लेकिन E क्या है, 5 है। 5 और 3 का फर्क है, ये गलत हो गया, और 2 का फर्क होना चाहिए। देखिए यहाँ से M था, वो हो गया। तो M होता है दोस्तों किस पे, 13 पे, और 13 का मतलब यहाँ पर भी मामला फेल है। +2 ना होगा, 13 2 15 नहीं, ठीक है, यहाँ पर ठीक है। 15 के बाद 4, ठीक है, 19 हो गया।
अब यहाँ पर देखिए n14 था n13, यहाँ पर -1 हो रहा है, हमें -2 करना है। हर हाल में ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से और छठे पद का पांचवें पद से। यानी कि जैसे 48 का संबंध 16 से है और 108 का संबंध 21 से, 96 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए एक तो तरीका ये है कि 48 से आप 16 बनाएं, ठीक है। दूसरा तरीका अगर न बन पाए तो 16 से 48 बना दें। या तीसरा तरीका यह है कि इनके अंकों में विभक्त करके भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नोट नहीं लिखा हुआ है। जहाँ पे नोट लिखा रहेगा कि अंकों में इनको विभक्त करके नहीं सोल्व करना है तो वहाँ पे वो ट्रिक नहीं लगानी है, जो कि आगे क्वेश्चन में आएगा। अब एक तरीका और ये है कि दोस्तों कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे 48 से अगर मैं बनाऊँ तो आप कहेंगे 3 से भाग देने पर 16 बन जाएगा, तो यानी कि 108 में भी हमें 3 से भाग देना होगा ना, तभी तो 21 आएगा। लेकिन 21 नहीं है तो 36 आएगा, मामला फेल हो गया। चलिए हटाइए इसको, भाग वाला फेल हो गया तो फिर क्या करेंगे। एक तरीका मुझको और दिख रहा है। क्या दिख रहा है आप देखिए, इसको हम 12 के रूप में तोड़ दें तो आप कहेंगे कि 12 गुणे 4 होता है, ठीक है। और इसी 12 गुणे 4 जो हुआ है, अगर इसको 12 + 4 करूँ तो 16 हो जाएगा। यानी इन दोनों का गुणा करने पर 48, इन दोनों को जोड़ने पर 16। चलिए ठीक है, 108 और 21। अब इसको 12 के रूप में अगर तोड़ूं तो आप कहेंगे 12 गुणे 9 करने पर 108 आएगा। और इन्हीं दोनों को अगर मैं जोड़ दूं 12 और 9 को तो 21 नहीं आ जाएगा। बिल्कुल सही, एकदम सही लॉजिक चलिए। यानी 12 के गुणे के रूप में हमें तोड़ना है। अब यहाँ पर 96 को मैं 12 के रूप में तोड़ूं तो आप कहेंगे 12 वाटे 96। अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12 वाट 20। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं कह रहा था कि अभी अंकों में तोड़ करके सॉल्व नहीं करना है, जब नोट नहीं लिखा रहेगा तब नहीं करना। अगर नोट नहीं लिखा तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नोट लिखा हुआ कह रहा है संक्रिया संख्याओं को उनके संघटक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण 13 पर की जाने वाली संक्रिया जैसे जोड़ना घटाना गुणा भाग 13 पर ही की जाना चाहिए। 13 को 1 और 3 में विभक्त करने या फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर 13 से 4 बनाना है तो हम 1 + 3 करके 4 नहीं बना सकते अगर नोट लिखा हुआ है तो। या फिर 1 गुणे 3 करके अगर हमें 3 बनाना है तो 1 गुणे 3 करके हम 3 नहीं बना सकते अगर नोट लिखा हुआ है तो। फिर उसके लिए अलग प्रोसेस है। फिर 13 पर हमें लॉजिक लगानी है। जैसे 4 लाना है तो हम इसमें से 9 घटा के 4 ला सकते हैं। अगर हमें 3 लाना है तो 13 में से 10 घटा करके या फिर और किसी तरीके से आए, यानी पूरे पे करनी है क्रिया, सिर्फ अंकों में विभक्त करके नहीं करनी है। चलिए ये चीज़ नोट है, अगर कर देंगे, अगर ऑप्शन में आंसर मिल भी जाएगा तो समझ जाएगा वो आंसर गलत ही आपका होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि नोट पहले ही लिख करके एग्जामिनर ने आपको सचेत कर दिया है। अब आप देखिए क्या कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्याओं के बीच में। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक समुच्चय ये, एक समुच्चय ये। अब हमें देखना कि इन सेट में जो सेट दिया हुआ है इनमें क्या संबंध है। चलिए जो अभी आपने शुरू में ही स्टार्टिंग में दूसरा जो क्वेश्चन किया था उसमें अल्फ़ाबेट से रिलेटेड था, इसमें संख्या से रिलेटेड दे दिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, खासकर ग्रुप डी की अगर एग्जाम की तैयारी करें तो ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देखिए एक तरीका तो ये है कि अगर हम छोटी संख्याओं से कोशिश करें बड़ी संख्या बनाने की, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है अगर फेल हो जाए तो बार वाली संख्याओं की हेल्प से बीच वाली संख्या बनाए। तो 8 और 5 की हेल्प से अगर जोड़ते हैं तो 13 आएगा, 13 में से 1 घटा देंगे तो 12 आएगा। तो चलिए दूसरा सेट देख ले, 2, 6 और 22 वाला। इसमें भी वही काम करते हैं, 6 2 8 हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो आपका 7 होगा। यहाँ पे 22 दिया हुआ है, यानी कि ये क्रम तो फेल हो गया। चलिए इसको हटाइए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 वाट 20 हो जाएगा। हमें 5 लाना है तो 4 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। सेम काम यहाँ पर करेंगे, 22 और 2 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 में जब इसमें 4 से भाग दिया तो इसमें भी 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो बीच में देखिए 6 दिया हुआ है, बीच में 5 दिया हुआ है। यही काम यहाँ पर करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला और देखिए ऑप्शन ए से ढूंढना, इसमें ऑप्शन से ही चेक करना है। 1 और 23 को जोड़ते हैं 24, 24 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो बीच वाला 6 आ जाता है। बिल्कुल सही है, पहला ही हमारे मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, एक निश्चित कोड भाषा में अगर ग्रीन को ये लिखा जाता है, ब्लू को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में व्हाइट को क्या लिखा जाएगा। पहले देखिए ग्रीन को इसने लिखा क्या है, ग्रीन को क्या लिखा है, ब्लू को क्या लिखा है। ठीक है, उसके बाद यही हम जो है लॉजिक लगाएंगे और वाइट को हम फटाफट निकाल लेंगे। चलिए ग्रीन को अगर हम देखते हैं तो लिख रहा है 20 9 2 2 2 2 और 1 3, और ब्लू को लिख रहा है 2 5 1 5 6 2 2। चलिए सबसे पहले 2 काम हमको करने हैं ऐसे क्वेश्चन में। पहला कि हमें ये देखना है कि सीरियल क्रम, जैसे जी का 7 नंबर होता है, आर का 18 होता है, ई का 5, ई का 5, एन का 14 होता है, क्या वो क्रम तो नीचे नहीं दिया हुआ, बिल्कुल नहीं दिया हुआ। देखिए अल्फ़ाबेट अगर है तो एक अंक में अगर 2 को देखते हैं तो 2 अंक में 20 को देखेंगे, उससे ज़्यादा अंक हम देख ही नहीं सकते। 209 तो देखेंगे, 26 से ज़्यादा तो होता नहीं है।
दो चीज़ देखेंगे। या फिर एक तरीका और है कि स्क्वायर के रूप में भी सोच सकते हैं, जैसे 7 का स्क्वायर अगर 49 दिया हुआ है, अगर 2-3 क्रम में सोचना है तो ये भी देख सकते हैं। या फिर इसका क्यूब भी देख सकते हैं कि 343 है तो नहीं ना दिया हुआ है, तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अगर ये फेल हो जाए तो हमें तुरंत उल्टे क्रम पे चले जाना है कि इसका उल्टा क्रम क्या होता है। जैसे जी का उल्टा क्रम टी होता है और टी 20वें नंबर पर होता है, तो 20 ये है। आर का उल्टा आई होता है, आई 9वें पे होता है उल्टा क्रम। ई का होता है V 22, ई का V 22, एन का M 13, बिल्कुल सही है, उल्टा क्रम दिया हुआ। जैसे बी का होता है वाई 25वें स्थान पर, एल का होता है ओ 15वें स्थान पर, यू का होता है एफ 6ठे स्थान पर, ई का V 22, ठीक है। डब्ल्यू का होता है D 4, एच का उल्टा होता है S 19, आई का उल्टा R 18, टी का उल्टा दोस्तों क्या है G 7, ई का उल्टा V 22। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो किसमें दिया हुआ है 4 19 18, 4 19 18 722, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें उस विकल्प का चयन करें जो किसी तरीके से अन्य विकल्पों से भिन्न है। यहाँ पर देखिए गुजरात है, सूरत है, अहमदाबाद है, राजकोट। आप गुजरात कहेंगे एक राज्य है, सूरत गुजरात का शहर है, अहमदाबाद गुजरात का शहर, राजकोट गुजरात का शहर, यानी गुजरात इसमें सिर्फ राज्य है, बाकी इसके शहर हैं, तो यही क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे मिसिंग जो संख्या है वो क्या होगी। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखूंगा, 18 वाट 35 और दोस्तों 51 और 176। देखिए मैं इसमें बार बार यही कहता हूँ कि इसमें अगर संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही है तो प्लस वाली ट्रिक अप्लाई कीजिए। तेजी से बढ़े गुणा स्क्वायर क्यूब उस बारे में सोचिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे 4 से 8 हुई तो मैं यहाँ पे ट्रिक देखूंगा कौन सी लोग का मतलब ये जो कंसेप्ट है स्टेप आप जो मतलब बढ़ रहा है किस क्रम में वो हम चेक करेंगे। तो इसके लिए प्लस वाली पहले ट्रिक सोच लेते हैं। अगर बहुत स्पीड में बढ़ेगी तो हमेशा गुणा स्क्वायर क्यूब के बारे में सोचिएगा, और स्क्वायर क्यूब के बारे में तो वो सामने दिख जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ है। 4 से 8 है +4, 8 से 35 है तो यहाँ पर आप कहेंगे कि +27, ठीक है। और उसके बाद 35 से 51 है तो आप कहेंगे कि कितना हो रहा है जी, देखो तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, 6 और ये आपका 16। और उसके बाद दोस्तों 176 है तो आप कहेंगे 125, ठीक है। आगे क्या हमें नहीं पता। अब यहाँ पर 4, 27, 16, 125 कुछ दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल दिख रहा है। आप कहेंगे 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, लेकिन 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है। 16 आपका होता है जो 4 का स्क्वायर होता है, और 125 5 का क्यूब होता है। ये कर क्या रहा है 2 3 4 5, ये तो सीरियल क्रम चल रहा है, इससे मतलब है कि आगे 6 होगा। लेकिन पहला स्क्वायर दूसरा क्यूब तीसरा स्क्वायर चौथा क्यूब, तो पांचवा क्या होगा स्क्वायर होगा। यानी कि हमें ऐड क्या करना होगा यहाँ पे +36, 36 ऐड करेंगे तो 6 6 12, 7 3 10 11, 212, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये बीच में जो संख्या है यहाँ पर अक्षर और संख्या दोनों गायब है। अक्षरांकीय समूह जिसमें अक्षर भी हो और संख्या भी हो, यानी अक्षर भी हो और अंक भी हो, उसको कहते हैं अक्षरांकीय। अक्षरों और अंकों का जो समूह गायब है उसे ढूंढ करके आपको लाना है। तो इसका ये तरीका है कि पहले आप अक्षर को ढूंढिए फिर आप संख्या को ढूंढिए। तो एस है, क्यू है, संख्या गायब है यानी अक्षर गायब है, एम के है। नंबरिंग कर दीजिए एस 19 पे, क्यू 17 पे, एम 13 पे, के 11 पे। देखिए प्रोसेस क्या चल रहा है। आप कहेंगे कि -2, 13 से 11 में भी -2, यानी कि -2 यहाँ पर भी -2 होगा। तो 17 में से -2 करेंगे 15, 15वें पे ओ होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए -2 करने पर 13 आया, बिल्कुल सही है -2 वाला। तो ओ सिर्फ इसमें दिया हुआ, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 81 देखें, 9 का स्क्वायर 64 देखें, 9 का स्क्वायर 64 देखें, 8 का स्क्वायर, उसके आगे गायब है। उसके बाद देखें 36 है, 6 का स्क्वायर, उसके बाद 25 है, 5 का स्क्वायर, यानी 5 6, इसका मतलब यहाँ पे 7 का स्क्वायर, सीरियल कर 8 9 देखिए। तो 7 का स्क्वायर 49, ओ 49, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे संख्या गायब कर दिया है, यानी कि हमें अब ये देखना है कि 8 कैसे आया, ये 5 कैसे आया, नीचे का 6 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो फटाफट चलिए देख लेते हैं। देखिए अंदर की जो भी संख्या रहती है वो बाहर वाली संख्याओं की हेल्प से ही आती है। जैसे 4 2 3 2, ये सारी 4 संख्याएं उन्हीं की हेल्प से वो आएगी। चलिए देख लेते हैं। इसको अलग अलग हमें चेक करना पड़ेगा क्या कि ये 8 ऊपर वाला और 6 नीचे वाला कैसे आया। तो मैं अगर ऐसे देख लूँ, जैसे 4 का 2 में गुणा कर दूं तो 4 दूना 8 ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला यहाँ पे गुणा कर दूं तो 3 दूना के 6 नीचे वाला आ जाएगा। सेम काम अगर दूसरे फिगर में मैं यही करता हूँ, तो अगर यहाँ पर गुणा करता हूँ तो 5 3 15, हालांकि यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इस क्रम में तो नहीं आ रहा है। चलिए इस क्रम में नहीं आया, अगर आमने सामने गुणा करूँ तो 5 करने 5 आ गया, इसका आमने सामने गुणा करूँ तो 3 दूना के 6 आ गया। चलिए 5/6 तो आ गया। अब इसमें चलिए देखते हैं, पहले नीचे वाला देखते हैं। अगर सीधे सीधे क्रम में मैं गुणा करके देखता हूं तो नीचे वाला आना चाहिए कितना, यहाँ पे देखिए 7 × 7/7 आना चाहिए नीचे। ये इस वाले दूसरे वाले फिगर के प्रोसेस से मैं चलता हूं तो नीचे 7 आना चाहिए, जो कि 7 नहीं दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। अगर पहले वाले फिगर के हिसाब से मैं चलता हूं
तो यहाँ पर 3 एक अन्य 3 यानी कि बटे में 3 आना चाहिए, यानी ऊपर 7 दूना के 14 ये क्रम चलेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस चीज़ को नोट किया कि दूसरे सेकंड फिगर में कुछ अलग अलग लॉजिक लगाया है और पहले वाले में दूसरी लॉजिक लगाया है। अगर ऐसा हालांकि होता नहीं है, एग्जामिनर यहाँ पे आपको ज़्यादा उलझाने की कोशिश किया है, तो यहाँ पे मिस्टेक मानी जा सकती है ये इस क्वेश्चन में, क्योंकि जब भी इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो एक ही प्रोसेस में सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ से उठा दिया तो एक यहाँ से उठा दिया, ऐसी नहीं। जो कि इसमें मुझको ये दूसरे फिगर में ये गलती दिखी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या गलती है या सही है। तो ऑप्शन देखिए, आप यही पूछ रहा था 14 ऊपर वाला, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिशा दूरी से रिलेटेड है। दाहिनी साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण होता है, आपका ऊपर उत्तर होता है। बस इसी क्रम में हम चलते हैं। क्या कह रहा है, मीनू अपने घर के नज़दीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है। उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है। उसके घर का प्रवेश द्वार किधर है? पूरब की ओर है, यानी कि उसका प्रवेश द्वार मान लेते इधर है, क्योंकि पूरब इसी साइड में होता है। जब भी पूरब की तरफ अगर प्रवेश द्वार है और वो अपने घर से बाहर निकलेगा तो उसका मुख किधर हो जाएगा? पश्चिम की तरफ, यानी इधर पश्चिम है तो इधर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि मीनू अपने घर के नज़दीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है। अब पश्चिम की तरफ जब उसका मुख है दाहिनी तरफ चलेगी तो वो ऊपर चली जाएगी। इस तरीके से दाहिनी तरफ जाती है और यहाँ पर क्या कह रही है कि एक किराना स्टोर है, यानी शॉपिंग मॉल समझ सकते हैं। इस तरीके से कह रहे दुकान में प्रवेश करने के बाद वो अपने दाहिनी ओर मुड़ती है। जब उत्तर साइड में है तो अगर दाहिनी तरफ के तो आप दाहिनी तरफ मुड़िए, बाईं तरफ के तो बाईं तरफ मुड़िए। तो वह दाहिनी तरफ मुड़ने के लिए कह रहे तो आप अपने दाहिनी तरफ ही मुड़ेंगे। तो दाहिनी तरफ हमने मुड़ लिया तो क्या कह रहेगी, और ताज़े उत्पाद वाले एक गलियारे की ओर चली जाती है, यानी कि इधर उत्पाद बिक रहा है इस गलियारे में। इस तरीके से ताज़े उत्पाद का मतलब कुछ भी बिक सकता है, फल सब्जियां जो भी है बिक रहा है। कह रहा है वो आप किस दिशा में चल रही है, तो ये दिशा कौन सी है? आप कहेंगे पूरब है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। ब्लड रिलेशन में हम पहले कड़ियाँ जोड़ेंगे, कड़ियाँ जोड़ने के बाद ही आगे का काम क्या करना है देखते जाइए। कह रहा है जमन और समन भाई हैं। क्या कह रहे हैं? जमन, कड़ियाँ कैसे जोड़ते हैं वो अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जमन और समन क्या है? भाई हैं। ठीक है, इस तरीके से हम दिखा देंगे, दोनों तरफ एरो दिखा के दोनों भाई हैं। आगे कह रहे हैं जिनका एकल अभिभावक सोशियो है। इन दोनों का एक अभिभावक है जिसका नाम सोशियो है। अभिभावक का मतलब समझ रहे, गार्जियन। ठीक है, अब गार्जियन में कुछ भी हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकता है, अंकल भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, लेकिन सोशियो नाम से तो जैसे जेंसी लग रहा है तो माँ नहीं हो सकती। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्या है, बाप है कि क्या, ये अभी प्रूफ नहीं हो पाया है, तो आगे पढ़ेंगे, हो सकता हो जाए। आगे कह रहा है सोशियो जो है दमन का भाई है। आगे कह रहा है कि ये जो सोशियो है वो किसका भाई है? दमन का भाई है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। उसके बाद कह रहा है जिसकी माँ का इकलौता भाई शेर है। इस दमन की एक माँ है, माँ को मदर एम से दर्शा देते हैं और ये नेगेटिव है, यानी कि क्या ये फीमेल है। फीमेल पे हम नेगेटिव चिन्ह बना देते हैं। मदर माँ है, जिसका एक भाई है, यानी इसकी माँ का भाई है, जिसका नाम क्या है? बब्बर शेर है। क्या है? शेर है। चलिए आगे कह रहे दमन जो है जमन की बुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ कुछ निकल के बाहर आ रही है, क्या चीज़ वो देखते हैं। दमन जो है इस जमन की क्या है? बुआ, यानी कि ये दमन से नाम से लग रहा था कि मेल है, लेकिन इससे पता चल के जब बुआ है तो ये फीमेल है, यानी माइनस है। अब यहाँ पर मुझको एक चीज़ समझ में आ गई, जमन की बुआ है तो समन की भी बुआ होगी, क्योंकि जमन समन भाई हैं। अब सपोज कीजिए आप जमन है, तो आपकी बुआ का एक भाई है सोशियो, तो आपकी बुआ का भाई कौन होगा? आपकी बुआ का भाई या तो आपका अंकल होगा, यानी कि चचा होगा, या तो आपका पिता होगा। दो ही हो सकते हैं, यानी सोशियो या तो आपका पिता होगा या तो आपका चचा होगा। तभी तो उसका अगर आपके जो आपके पिता या चचा की जो बहन होगी वही आपकी क्या लगेगी? बुआ लगेगी, जो दमन है। चलिए इतनी चीज़ें तो आपको पता चल गई, लेकिन यहाँ पर आपका चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है शेर का केवल एक भांजा है और एक भांजी है। अब शेर का एक भांजा है तो कह रहा है शेर के भांजे का क्या नाम है? अब यहाँ पे आपको क्या सोचना है, सपोज कीजिए आप सोशियो हैं। क्या हैं आप? सोशियो हैं। सोशियो जब आप हैं तो आपकी जब सोशियो है तो दमन क्या है? आप दमन आपकी बहन हो गई, तो आपकी बहन की जो माँ होगी वो आपकी भी माँ होगी कि नहीं होगी? आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो आपकी माँ का जो भाई होगा वो आपका क्या लगेगा? आप कहेंगे कि मेरा मामा लगेगा। तो आपका जब मामा लगेगा तो वो किसको भांजा? तो वो उस कंडीशन में कौन होगा? सोशियो खुद होगा। सोशियो खुद होगा, क्योंकि यही तो मामा है यहाँ पर। सोशियो का मामा शेर है तो शेर का भांजा कौन होगा? सोशियो होगा। और दमन क्या होगी? इसकी भांजी होगी, क्योंकि ये फीमेल है,
यहाँ पर कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो यानी कि कौन भाजा है? सोशियो है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि पी का अर्थ प्लस, भाग क्यू का अर्थ गुणा, आर का अर्थ प्लस और इस का अर्थ माइनस है तो इसका मान क्या होगा? तो चलिए 14 क्यू है ना, तो क्यू का अर्थ गुणा करे, गुणा बना दीजिए। 16 जो अक्षर के बदले लिखने के लिए कहे चिन्ह वो लिख दीजिए, बाकी संख्या ज्यों करते उतारिए। 16 के बाद पी है, पी का अर्थ क्या कह रहा है? भाग, तो भाग बना दीजिए। और उसके बाद क्या कह रहा है? 4R कह रहा है तो 4 तो लिखिए, आर का अर्थ प्लस कह रहा है, प्लस बना दीजिए। फिर 7 लिखिए, एस का अर्थ क्या कह रहा है? एस का अर्थ माइनस कह रहा है, माइनस बना दीजिए। 10 बोर्ड मास रूल लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बोर्ड मास कहता है चिन्हों में पहले भाग को निपटाइए, तो कहेंगे 4 चौको 16, 4 आ गया। फिर कहता है गुणे को निपटाइए, 14 को चौको 56 आ गया। फिर कहता है जोड़ लीजिए, 56 में 7 जोड़ेंगे 63 आ जाएगा। फिर कहता है घटा दीजिए, 63 में से 10 घटाएंगे तो 53 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो चुका है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस वेनारे का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्च ढंग से प्रदर्शित करता है। कह रहा है सौर मंडल, ग्रह, ब्रह्मांड। क्या कह रहा है? सौर मंडल। देखिए 3 ठो नाम है ना, तो 3 ठो हम सर्किल ऐसे बना लेंगे क्योंकि ऑप्शन में सर्किल ही दिया हुआ। ठीक है, एक को मान लेते सौर मंडल, ठीक है, एक को सौर मंडल, एक को ग्रह मान लेते हैं, एक को ब्रह्मांड मान लेते हैं। चलिए अब हमें ये देखना है सौर मंडल, ग्रह और ब्रह्मांड में क्या संबंध है। तो आप जानते हैं कि जो ग्रह होते हैं, 9 ग्रह हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? आप कहेंगे कि वो सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। ग्रह किस में रहते हैं? सौर मंडल में। तो हम उसको जो है सौर मंडल, तो उसको कैसे बनाएंगे? मान लीजिए कि एक ग्रह हो गया, तो ग्रह सौर मंडल के अंदर रहते हैं, तो इनको हम सौर मंडल के अंदर ही डालेंगे। किसके अंदर? सौर मंडल। इस तरीके से सौर मंडल के अंदर ग्रह हो गया। लेकिन जब ब्रह्मांड की बात की जा रही है, तो जितने भी यूनिवर्स आपको दिख रहे हैं, जो आंखों से तो हमारे दिख नहीं पा रहे हैं, जितने भी हैं वो सब के सब ब्रह्मांड के अंदर ना जाएंगे। ब्रह्मांड का मतलब सारी कायनात जो भी दिख रही है उसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं। तो ये सौर मंडल जो हो जाएगा वो क्या होगा? ब्रह्मांड के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका ब्रह्मांड बन जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं है? ठीक है, चलिए फटाफट इसको सोल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि अनुशासित नहीं है, तो क्या? पहले चिन्हों को देखिए, सर्किल एथलीट को, आयत लड़की को, त्रिभुज लड़कियों को, अनुशासित ये लंबा वाला वृत्त है। तो कह रहा है अनुशासित नहीं है, तो जिसको कहे नहीं ना उसको तो पहले घेर करके उसके अंदर के अंकों को ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, और जो कह रहा है उसको अब पता लगा। ये कह रहा है कि ऐसी लड़कियां जो एथलीट हैं, कौन? लड़कियां एथलीट हैं। तो हम देखेंगे जो ये त्रिभुज है वो लड़कियों को दर्शा रहा है और जो सर्किल है वो एथलीट को दर्शा रहा है। लेकिन दोनों को लेकर के चलना है, एथलीट लड़कियां। तो एथलीट लड़कियां का मतलब सर्किल और त्रिभुज से घिरे हुए अंकों को ढूंढना है। तो आपको सिर्फ ये 4 दिख रहा है। 4 ऐसा है जो सर्किल और त्रिभुज के अंदर आता है। बाकी एक और अंक था या 3, लेकिन ये इस त्रिभुज के, इस आयत के भी अंदर आ रहा था जो कि अनुशासित नहीं है, तो उसे हमें लेना ही नहीं था। सिर्फ हमें सर्किल और त्रिभुज वाला लेना था। तो इसी चीज़ पे हमें सिर्फ इसमें ध्यान देना है। ये तो विदाउट पेन और पेपर से भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि सिर्फ 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह अगला क्वेश्चन सिलोजिज्म से रिलेटेड है। कह रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वो सामान्यतः ज्ञान तथ्यों से प्रतीत होते हैं, और तय करें कि इन दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन तार्किक रूप से पालन करते हैं। इसके कहने का मतलब ये है ना, जो कथन दिया रहेगा वो आपको टांग पटांग सा लगेगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो भी कहे उसी को हमें सत्य मानना है, उसी हिसाब से सॉल्व करना है और उसी हिसाब से निष्कर्ष से मिला के आंसर करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट कथन पे आइएगा। कथन में जो लिखा है डायग्राम बनाइएगा। कह रहा है सभी पुरुष रोबोट है। क्या कह रहा है कि सभी पुरुष, प से पुरुष क्या है? रोबोट है, र से रोबोट। आगे कह रहा है सभी रोबोट मशीनें हैं। अब सभी रोबोट को क्या कह रहा है? मौ से मशीन बना रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं, उसके बाद निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। अगर कहे सभी पुरुष रोबोट है तो सही है, सभी पुरुष को मशीन कहे तो भी सही है, सभी रोबोट को मशीन कहे तो भी सही है। लेकिन अगर यही उल्टा करे, यानी अंदर वाला सभी बाहर वाला हो जाएगा। लेकिन अगर कहे सभी मशीन रोबोट है, गलत। सभी रोबोट पुरुष है, गलत। सभी मशीन रोबोट पुरुष है तो भी गलत। यानी कि बाहर वाला सब अंदर वाला नहीं होगा, बल्कि कुछ होगा। जैसे अगर कहे कुछ मशीन रोबोट सही, कुछ रोबोट पुरुष सही, कुछ मशीन पुरुष सही। तो ये बस चीज़ें समझनी थी और कुछ नहीं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अब सेकेंडों में सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि सभी मशीनें पुरुष हैं। क्या कह रहा है? सभी मशीनें पुरुष है, यानी सभी बाहर वाला क्या, अंदर वाला गलत। आगे कह रहा है कुछ रोबोट पुरुष हैं, यानी कि कुछ बाहर वाला अंदर वाला बिल्कुल सही। केवल 2 निष्कर्ष पालन करता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या टाइम लगी, कैसे सेकंड लगा? सिलोजिज्म सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाली चीज़ है। हर टाइप के मैं क्वेश्चन कराता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट का है।
क्या कह रहा है कि 8 दोस्त हैं, ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या कह रहा है कि 8 दोस्त हैं, देखिए इस तरीके से, ठीक है। 8 दोस्तों को कहाँ बैठाना हमें नहीं पता, लेकिन केंद्र की तरफ मुख है इतना पता चल गया। चलिए आगे क्या, इनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। कह रहा है कि कुछ कोनों पर हैं इस तरीके से और कुछ भुजाओं के मध्य हैं। तो मान लीजिए कि 4 ये हो गए तो 4 भुजाओं के मध्य भी होंगे ऐसे, जब 8 दोस्त हैं तो। अब यहाँ पर जब केंद्र की तरफ मुख है तो हम दायां बायां पहले इसको सेट कर लेते हैं। जो पहला है नीचे वाला इसी को हम लेके चलेंगे और अपने दाएं ओर निशान लगा देंगे। अब एक छोड़ एक, एक छोड़ एक, एक छोड़ एक, इस तरीके से उन पे निशान लगाएंगे। जिधर बिंदी है वो उनका दाएं, जिधर नहीं है तो वो बायां। आगे आगे कह रहा है बी जो है एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्या कह रहा है, बी को कह रहा है कि एच के दाईं ओर ठीक बगल में, कह रहा है बी को एच मान लेते हैं यहाँ पर है, एच के दाईं ओर ठीक बगल में कह रहा है बी बैठा है। और इस एच को कह रहा है कि ये जो है ई के दाईं ओर ठीक बगल में, ई यहाँ पर मान लेते हैं इसके दाईं ओर एच बैठा हुआ है। इतना क्लियर हो गया, क्वेश्चन के अनुसार ही करना है, ये नहीं कि अपना एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पे खर्चा करना नहीं। आगे कह रहा है कि सी और डी ए के ठीक बगल में बैठे हैं। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम सेट करेंगे क्योंकि इनमें कोई लॉजिक नहीं दिख रही है। क्या कह रहा है कि सी और डी ए के ठीक बगल में जब बैठे हैं तो इन ए के बीच में बैठा देंगे, ए को बीच में जब बैठाएंगे तभी ये सी और डी ए के बगल में आएंगे, ठीक है। अगर सपोज कीजिए ए को हम इधर बैठा देते हैं तो सिर्फ डी ही इसके बगल में आएगा, सी नहीं आ पाएगा। इसलिए जब भी दो बंदे को किसी के बगल में कहे तो उस बंदे को बीच में बैठा देंगे। जैसे सी और डी के बगल में ए को कह रहा है तो ए को बीच में बैठा देंगे। आगे कह रहा है सी और एफ जी के ठीक बगल में है, सी और एफ को कह रहा है कि जी के ठीक बगल में, यानी इस तरीके से। फिर आगे क्या कह रहा है, पढ़ते जाइए अभी लॉजिक इसमें हमें सेट नहीं करना, अभी इधर ही रहेंगे। आगे कह रहा है कि ई जो है एफ और एच के ठीक बगल में। अब यहाँ पर थोड़ा सा जुड़ रहा है क्योंकि ये ई है यहाँ पर, तो ई को क्या कह रहा है, एफ और एच के ई एफ और एच के बगल में, यानी कि एच तो यहाँ पर है, यह है, तो ई को एफ और एच के बगल में कह रहा है, यानी ई को एफ और एच के बीच में रख देंगे। मैंने क्या कहा, अगर एक को दो के बगल में कहे तो उन दोनों के बीच में उसे हमें रख देना है। आगे कह रहे यदि सी डी एफ एच मेज के कोनों पर बैठे हैं, क्या कह रहा है कि सी डी एफ एच, तो एफ एच तो हमने कोनों पर बैठा रखे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने। साथ साथ सी डी को भी कह रहा है कि कोने पर बैठे, तो अगर मैं सी और डी को इस तरीके से कोने पर बैठा दूं, कह रहा है कि आगे, लेकिन इनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। तो ई के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ई के बाईं ओर ठीक बगल में एफ बैठा है। हमें ये सब यहाँ पर सेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। अगर सेट करना चाहें तो सी डी के बगल बीच में ए है तो यहाँ पर रख सकते हैं, ज़रूरत है नहीं। और एफ और सी के बगल में जी है तो यहाँ पर जो है जी को यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन हमें उसको रखने की ज़रूरत ही यहाँ पर नहीं पड़ी थी क्योंकि हमें ई के बाएं साइड में बगल में कौन है तो एफ था। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, वहीं हमारा आंसर आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें 21 जुलाई 2003 को 10 मार्च 2004 दोनों तिथियों को छोड़ करके बीच की संख्या क्या होगी, बीच के दिनों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर फटाफट निकाल लेते हैं। पहले आपको एक चीज़ जानना होगा, क्या कौन सा महीना कितने दिन का होता है। अप्रैल नवंबर, आप याद कर लीजिएगा, जून सितंबर। अप्रैल नवंबर जून सितंबर मानो ये है 30, 28, 29 दिन की फरवरी है, बाकी सब 31। यानी कि फरवरी जो होती है नॉर्मल 28 और लीप ईयर में 29 की होती है। बस यहाँ पर देखिए, कह रहे 21 जुलाई 2003 से 10 मार्च। अब 21 जुलाई में कितने दिन बचे हुए हैं, 21 तारीख को छोड़ दीजिए, 31 का महीना होता है तो आप कहेंगे कि 10 दिन बचे हुए हैं, ये आपकी जुलाई में, ठीक है। जुलाई के बाद क्या होता है, कहेंगे कि अगस्त आता है, अगस्त 31 का, ठीक है। देख लीजिए अप्रैल नवंबर जून सितंबर देखते जाइए। और उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर, आप कहेंगे 30 का। सितंबर के बाद अक्टूबर, आप कहेंगे कि 31 का। उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर, आप कहेंगे कि 30 का, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, नवंबर के बाद दिसंबर, आप कहेंगे कि ये भी 31 का। दिसंबर के बाद जनवरी, आप कहेंगे कि ये भी 31 की। उसके बाद जनवरी के बाद फरवरी। अब आपको ध्यान देना कि किस सन की बात हो रही है, आप कहेंगे कि 10 मार्च 2004 की बात हो रही है। तो फरवरी जो उसी में हम जा चुके हैं, 2004 में जा चुके हैं, तो फरवरी 2004 लीप ईयर है। 4 से जो कट गया वो लीप ईयर है, शताब्दी 400 से कट गई वो लीप ईयर है, तो 4 से 2004 को काटिए कट जाएगा, तो ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है। फरवरी के बाद मार्च, मार्च कह रहा है कि 10 तारीख को छोड़ करके, तो यानी कि मार्च में हमें सिर्फ कितने दिन लेना है, 9 दिन लेना है। सबको जोड़ दीजिए, दिनों की संख्या निकल जाएगी, आप कहेंगे कि 2 हो गया, 3 3 6 3 9 3 12 1 13, यानी कि यहाँ पे 132। अब इसको जोड़ लेते हैं, 10 10 20 को 0, और ये आपका 3 3 6
3 9 10 100 ये हो जाएगा, यानी कि 232। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 232 दिन। ऑप्शन सी इज द, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। हर हाल में आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा 2-4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ आपका एक ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में इस तरीके की अगर है तो नंबरिंग कर दीजिए और उनको जोड़ दीजिए। 1 + 2 = 3। अब यहाँ पर देखिए उस टाइप की आकृति कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। जैसे 1 2 है ना, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। उल्टा बना हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, तो ये आपकी ऐसे आकृति बनी हुई, इसमें 1 2 है तो ये भी 3 हो गई। बाकी आपकी ये एक आकृति और ये सिंगल सिंगल है, इसमें एक एक त्रिभुज है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये दोनों त्रिभुज मिलने की वजह से ये आपका एक त्रिभुज बढ़ जाएगा, ये एक्स्ट्रा। तो आप कहेंगे 3 3 6 और एक एक सिंगल सिंगल वाले 3 9। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब कैसे बनता है, जैसे ए है ना, यहाँ पर मान लीजिए कि ऐसे जल है, आपका जल है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये ऊपर से नीचे यूं पलट जाता है। ऊपर से नीचे क्या होता है, पलट जाता है। बस यही आपका जल प्रतिबिंब का रूल है, जो जैसे रहेगा वहीं पे रहेगा, बस पलट जाएगा। जैसे ये इसका जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, कह रहा है दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, जैसे ऐसे सेम पलट करके ऐसे हो जाएगा। ऐसे का मतलब ये तो होगा नहीं, ये उल्टा दिया हुआ है, ये भी उल्टा दिया हुआ। अब ये दोनों में है, अब ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। ए पलटेगा ठीक है, जे पलटेगा ठीक है, 5 8 9 डी 8 बिल्कुल सही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरे में क्या गलती किया है, जे को ऐसे पलटाया है तो घुमा दिया। जे पलटेगा तो आपका ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। देखिए दिमाग में पलटा करके देख लीजिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट ऑप्शन से सही तरीका ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। बस हाँ, नियम मालूम होने चाहिए। आगे कह रहे दी गई संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु 6/5 को दर्शाता है। इस तरीके से संख्या रेखा दी हुई है और 0 1 2 3 दिया, उसके बीच में खाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कहने का मतलब 10 पे 1 लिखा है ना, कहने का मतलब 0.1 0.2 0.3 इस तरीके से, यानी 0.11 के अंतर पे एक एक खाना दिया हुआ है। चलिए बहुत आसान है, तब तो कुछ है ही नहीं, एकदम इजी बना हुआ है। पहले 6/5 को दशमलव में तोड़ दीजिए, आप कहेंगे 1.2 आ जाएगा। अब 1.2 का मतलब एक तो पूरा लेंगे ही, साथ 1 2 यहाँ पर ले लेंगे दशमलव के लिए, तो यहाँ पर आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे शानदार धमाकेदार टीके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।